इस वीडियो में हम तटस्थावकर के अपवादों के बारे में बात करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तटस्थावकर का जो आकार है उसके क्या क्या अपवाद हैं। सबसे पहला अपवाद है सीधी रेखा। तटस्थावकर पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में जो होता है, जो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है उनके केस में तटस्थावकर का आकार सीधी रेखा होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती हैं जिसके एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन किया जा सके। एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं, जैसे कि चाय है और कॉफ़ी है। सर्दियों में चाय भी हम पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। वैसे ही गर्मियों में जैसे कोक है, कोक, पेप्सी है, ये जैसे कोल्ड ड्रिंक हैं, ये आपस में प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही है और हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का हमारा मन है, तो जैसे कि कोका कोला नहीं मिलती है तो हम पेप्सी पी सकते हैं, वो पूर्ण प्रतिस्थापन है उसका। और ऐसे ही अगर चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं, या फिर कॉफ़ी नहीं है तो हम चाय पी सकते हैं। मतलब जो दो वस्तुएं ऐसी होती है, एक के स्थान पर हम दूसरे का प्रयोग पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ठंड के समय में चाय नहीं है तो कॉफ़ी, और कॉफ़ी नहीं है तो चाय। और वैसे ही गर्मियों में जैसे कोल्ड ड्रिंक पेप्सी नहीं है तो हम कोक का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ये देख लेते हैं हम, यदि वस्तु x तथा वस्तु y पूर्ण प्रतिस्थापन है, यानी जो एक x वस्तु दी गई है, एक y वस्तु दी गई है, अगर ये दोनों पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तो इनकी सीमांत दर 1:1 होगी। 1:1 कैसे होगी कि दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं, इनसे उपयोगिता बराबर प्राप्त होती है दोनों से, तो इनकी जो प्रतिस्थापन दर होगी 1:1 है। मतलब एक के स्थान पर हम दूसरी का प्रयोग पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो दो वस्तुएं स्थानापन्न तब होती हैं जब उपभोक्ता एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए समान दर पर प्रतिस्थापन करे। ये वही बात है कि हम कोक का पेप्सी के लिए और पेप्सी का कोक के लिए पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन कर सकते हैं। एक उपभोक्ता जो है वह एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन समान दर पर करेगा। और प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए तटस्थावकर चित्र में दिखाया गया है सरल रेखा होती है। जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनके केस में तटस्थावकर सरल रेखा, सीधी सरल रेखा होती है। इन वक्रों द्वारा दो वस्तुओं की प्रतिस्थापन दर को स्पष्ट किया गया है। डायग्राम में आप देख लीजिए, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनके केस में डायग्राम जो तटस्थावकर का होता है वह ऐसा होता है, और जिसकी सरल सीधी रेखा तटस्थावकर होती है। अगला जो अपवाद है वो है एल आकार का। जो एल प्रकार का तटस्थावकर पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं, जो पूरक वस्तुएं होती हैं यानी पूरक वस्तुएं होती हैं, उनके केस में जो तटस्थावकर का आकार होता है वो एल आकार का होता है। ये देख, पूरक वस्तुएं बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जब दो वस्तुएं मिलके, कोई भी दो वस्तुएं होती हैं वो दोनों मिलके एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, पेन और स्याही। स्याही जो है उसके बिना पेन का हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं। जैसे कार, पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हम कार को यूज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों भी पूरक वस्तुएं हैं। मतलब पूरक वस्तुएं वो होती हैं, वे वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मतलब एक वस्तु अगर है और दूसरी वस्तु नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। दोनों वस्तुएं साथ मिलकर एक आवश्यकता की जो पूर्ति करती हैं उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। अब पूरक वस्तुओं की तटस्थावकर जो है वो एल आकार का होता है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक निश्चित अनुपात में एक साथ उपयोग किया जाता है, और वो एक साथ उपयोग करने से एक वस्तु की जो एक, ये दोनों वस्तुएं एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, एक आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसे पूरक वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए दाएं पैर का जूता तथा बाएं पैर का जूता दोनों पूरक वस्तुएं हैं। दोनों पूरक वस्तुएं हैं क्योंकि इनमें एक के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि दो जूते हैं, एक दाएं पैर का जूता है, एक बाएं पैर का जूता है। तो एक, अगर हमारे पास दाएं पैर का जूता नहीं है तो हम बाएं पैर के जूते का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास बाएं पैर का जूता नहीं है तो हम दाएं पैर के जूते से भी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो दोनों वस्तुएं मिलकर किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार
दाएं पैर का जूता और बाएं पैर का जूता दोनों आपस में पूरक वस्तुएं हैं जो दोनों मिलकर ही एक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। यानी दोनों जब जूते हमारे पास होंगे तभी हम उससे किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, तभी हम उन्हें पहनकर कहीं जा सकते हैं। पूरक वस्तुएं, अब समझ आ गया होगा आपको कि पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उनमें एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। ओ एक्स अक्ष पर लेफ्ट शूज को दिखाया गया है तथा ओ वाई अक्ष पर राइट जो पैर है उसके शू को दिखाया गया है। और ये हमारा एल आकार का जो डायग्राम है, तटस्थावकर है, एक IC1 है, एक IC2 है। इसमें दिखाया गया है कि जब उपभोक्ता है वह जितना ही राइट पैर के शूज को और लेफ्ट पैर के जो शूज हैं, दोनों पैर के जो शूज हैं उनको एक साथ उनकी मांग कर रहा है, मतलब दोनों से मिलकर ही उसे संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक उपभोक्ता राइट पैर के जूते की अधिक मांग करने के लिए लेफ्ट पैर के जूते की मांग को कम कर देगा या उसके तैयार कर देगा। अगर उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो उसे दोनों पैर के जूते यानी राइट शू और लेफ्ट शू दोनों की डिमांड पूरी संतुष्टि से दोनों से बराबर मिलती है, इसलिए वह दोनों की कर रहा है, दोनों को खरीदना चाह रहा है। इसलिए जो तटस्थावकर का आकार है वो एल आकार का होगा। तो दूसरा अपवाद इसका ये है कि तटस्थावकर में जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनके केस में तटस्थावकर का आकार एल आकार का होता है। अगला अपवाद है पड़ी हुई सरल रेखा तटस्थावकर जिसमें शून्य संतुष्टि को प्राप्त किया गया है। जो पड़ी हुई सरल रेखा होती है उसमें जो संतुष्टि के स्तर हैं उसको शून्य दिखाया गया है। ओ वाई अक्ष पर जो आदर्श गुण यानी गुड्स अन्य कोई भी वस्तु है और ओ एक्स अक्ष पर सीक्रेट को दिखाया गया है, सीक्रेट। और IC1 एक तटस्थावकर है जो पड़ी हुई सरल रेखा है और IC2 दूसरा तटस्थावकर है जो वो भी पड़ी हुई सरल रेखा है। जब एक वस्तु से शून्य संतुष्टि प्राप्त होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की एक भी इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का न्यूनतम मात्रा में भी त्याग नहीं करेगा। मतलब कि डायग्राम में जैसे ओ एक्स अक्ष पर जो सीक्रेट दिखाई गई है, सीक्रेट की मात्रा को दिखाया गया है, अगर उपभोक्ता को इससे शून्य संतुष्टि प्राप्त होती है यानी कुछ भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो वह ओ वाई अक्ष पर जो आदर्श गुड्स दिखाई गई हैं उनमें से एक मात्रा का भी त्याग इसके लिए करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता को सीक्रेट से कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उसकी संतुष्टि का स्तर शून्य ही रहता है। यदि एक उपभोक्ता धूम्रपान नहीं करता है, धूम्रपान ना करने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए सीक्रेट की तटस्थावकर ऐसा ही होगा जो चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि सिगरेट की जो मात्रा है उससे उपभोक्ता को शून्य संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि वह सिगरेट का सेवन यानी धूम्रपान नहीं करता है। जब वो धूम्रपान नहीं करता है और वो सिगरेट से उससे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो वो सिगरेट के लिए दूसरी वस्तु का त्याग क्यों करेगा, इसलिए वह सिगरेट के लिए दूसरी वस्तु का त्याग नहीं करेगा। इसे पड़ी हुई सरल रेखा तटस्थावकर जिससे शून्य संतुष्टि प्राप्त होती है उसमें जो तटस्थावकर होगा वो पड़ी हुई सीधी सरल रेखा का होगा। मतलब जो अपवाद तीसरा है जिसमें शून्य संतुष्टि प्राप्त होती है उसमें जो तटस्थावकर का आकार होगा वह पड़ी हुई सरल रेखा का होगा। अगला जो अपवाद है उसमें दिखाया गया है कि यू आकार की तटस्थावकर नेगेटिव, ये जो भी दिखाया गया है ये नेगेटिव उपयोगिता वाली वस्तु का जो होते नेगेटिव जो उपयोगिता वाली वस्तुएं होती हैं, मतलब कि जिससे संतुष्टि एक समय के बाद नेगेटिव मिलने लगती है उपयोगिता, उसका जो आकार होता है तटस्थावकर का वह यू आकार का होता है। अब ओ वाई अक्ष पर अदर्स गुड्स को दिखाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर फूड को यानी खाने की मात्रा को दर्शाया गया है। इसमें दो तटस्थावकरों को दर्शाया गया है, एक IC1 और एक IC2। यदि किसी वस्तु के उपभोग से एक सीमा के बाद ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसकी तटस्थावकर यू आकार की होगी। जो भी कोई ऐसी वस्तु हो जिससे एक समय के बाद हमें उपयोगिता उससे मिलनी बंद हो जाती है और उसकी उपयोगिता कम होती जाती है, ऋणात्मक उपयोगिता, तो उसका जो तटस्थावकर का आकार है वह यू आकार का होगा। उदाहरण के लिए क्यू बिंदु जो दिखाया गया है, ये फूड के ऊपर जो क्यू पॉइंट दिखाया गया है
बिंदु Q के बाद तटस्थावकर का ढलान है जो धनात्मक हो जाता है। जो तटस्थावकर का ढलान है ऊपर की तरफ होता है तो ये धनात्मक होने लग जाता है, और जो धनात्मक ढलान है तटस्थावकर का वह ही जो उपयोगिता है ऋणात्मक उपयोगिता को प्रकट करता है। जब तटस्थावकर का ढलान धनात्मक होता है तो वह वस्तु से मिलने वाली जो ऋणात्मक उपयोगिता है उसको दर्शाता है। उपयोगिता ऋणात्मक कब होती है? इससे प्रकट होता है कि उपभोक्ता को ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हुई है। मतलब जो तटस्थावकर का आकार धनात्मक होता है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता को ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि एक सीमा के बाद जिन की उपयोगिता मतलब ऋणात्मक हो जाती है वो किस प्रकार, जैसे कि हमें भोजन खाना होता है, क्यों बिंदु ऐसा है जिसे मतलब उपभोक्ता को उतना भोजन मिल चुका है जितना उसे चाहिए है। अब बिंदु Q के बाद जब तटस्थावकर का ढलान धनात्मक है, अगर इससे यहाँ पर उपभोक्ता को इतना खाना मिल चुका है जितना उसको चाहिए है, मतलब भरपेट खाना उपभोक्ता यहाँ पर खा चुका है Q बिंदु पर, अगर उसको इससे ज़्यादा खाना खाने के लिए फोर्स किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कि वो उससे ज़्यादा खाना खाए, तो उसकी पाचन शक्ति जो है वो खराब हो सकती है, उसको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है। इससे जो खाना है उसको Q बिंदु तक उसे उपयोगिता प्राप्त हुई है क्योंकि यहाँ तक उसको भूख थी, इससे आगे जो है उसको मजबूर किया गया खाना खाने के लिए, तो इससे जो उपयोगिता उसकी यूटिलिटी है, उसकी संतुष्टि जो उसे प्राप्त हो रही है वह ऋणात्मक होती जाती है। ऋणात्मक होने का कारण क्या है कि उसकी जो पाचन शक्ति है खराब हो जाएगी आगे अगर वो खाना खाएगा, तो उससे इस केस में जब एक समय के बाद, यानी एक समय था यहाँ तक, मतलब जब तक उसे चाहिए था, एक समय के बाद अगर उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वह ऋणात्मक होती जाती है। तटस्थावकर का धनात्मक ढलान है जो वह उपभोक्ता की ऋणात्मक उपयोगिता को स्पष्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।